खूब ध्यान से आप पढ़ेंगे इन टॉपिक के बारे में। आपके सामने कुछ हेडिंग लिखे गए हैं, यही आज की पढ़ाई आपकी रहेगी। देखो, सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है इसका नाम है सहलगनता, जिसको आप अंग्रेजी में लिंकेज कहते हैं, लिंकेज। अब देखो इसके बारे में क्या होता है ना, देखो इसमें दो बात आप जिक्र करेंगे। एक जो बात होगी उसका नाम होगा गुणसूत्र, और एक जो बात करेंगे उसका नाम होगा जीन। दो बातें आपकी होंगी, एक गुणसूत्र की बात होगी, एक जीन की बात होगी। तो देखिए ध्यान से सब लोग। अच्छा, इसमें दो और हेडिंग जोड़ लीजिए, एक आप उत्परिवर्तन भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना, और एक बिंदु उत्परिवर्तन जोड़ लीजिए। सब आप लिखे होंगे कि कॉपी पर देख रहे हैं, मिल रहा है, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप जोड़ लीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज इस सब कहानी को। सहलगनता की पहले बात होगी, उसके बाद से आगे जो बातें होंगी उसकी होगी, ठीक है। तो जानकारी हम लोग रखते हैं कि आखिर सहलगनता आपसे पूछे तो आप किसके बारे में क्या क्या बताना है, ठीक है। देखो इसमें दो चीज़ें आपको जानकारी रखनी चाहिए, दो माने बातें। एक बातें जो होगा गुणसूत्र की, और एक बात होगा जीन की। दो चीज़ आपकी होगी, एक गुणसूत्र की बात होगी, एक जीन की बात होगी। तो कैसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। देखिए ये मान लो गुणसूत्र है, ये का आपके पास है गुणसूत्र है, और गुणसूत्र पर आपके जीन उपस्थित होते हैं। बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये गुणसूत्र है और गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित होता है, जीन। क्या उपस्थित होता है, जीन। तो देखो अगर आपसे कोई पूछे कि सहलगनता का मतलब, सह का मतलब होता है साथ साथ, सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ, और लगनता का मतलब होता है लगे होते हैं, और बाई लिंकेज का मतलब होता है कि जीन। माने आप समझेंगे एकदम ध्यान से, एकदम आज क्लियरफाइड कर लेना है, ठीक है ना, कि जब किसी गुणसूत्र पर दो जीन बहुत पास पास लगे हुए हैं, जब किसी गुणसूत्र पर, मान लो गुणसूत्र है, जब किसी गुणसूत्र पर दो जीन बहुत पास पास लगे हुए हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी, माने जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के पास जो जीन होते हैं वह टूटते नहीं है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सहलगनता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहलगन। सहलगनता का मतलब साथ साथ लगे रहते हैं। क्या हुआ सहलगनता, हाँ? अच्छा, चले, सहलगनता का मतलब क्या होता है ना, साथ साथ लगे होते हैं, माने टूटने के बाद भी नहीं टूटते हैं, ठीक है। माने गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो जो जीन होते हैं, जीन, ये जीन जो होते हैं टूटते नहीं है, और एक पीढ़ी से, माने माता पिता की पीढ़ी से यही जीन सेम, जैसे माता पिता में सेम टू सेम वो किस में चले जाते हैं, संतान में चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, सहलगनता। सबको याद होगा का, गुणसूत्र के पास, मान जैसे गुणसूत्र है और गुणसूत्र के पास जीन स्थित है, दोनों पास जीन स्थित है, और जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सहलगनता, साथ साथ लगे होते हैं। बात समझे, समझ में आया। चलिए अब उसके बाद से होता है, जिसमें जो नेक्स्ट बातें होंगी उसका नाम होगा पूर्ण सहलगनता। इसके दो भाग होते हैं ना, पूर्ण सहलगनता, पूर्ण सहलगनता। अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट, कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। देखो देखो एक बार फिर समझाते हैं आपके। ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के पास जीन बहुत, ये जीन है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर क्या है, जीन है, ये गुणसूत्र है। देखो आज नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे बाबू। ये जीन है, जीन बहुत पास गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। और आप पढ़े भी होंगे कि जो जीन होता है वह अनुवांशिक जो लक्षण होता है उसका क्या होता है, वाहक होता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि पूर्ण सहलगनता किसे कहते हैं, तो किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, ध्यान से समझो, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, यानी अलग नहीं होते हैं, सेम जैसे हैं वैसे ही दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण सहलगनता। उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण सह। पूर्ण का मतलब होता है जैसे उसका स्ट्रक्चर है, जैसे वो जीन है जो गुणसूत्र पर उपस्थित है, सेम वही जीन जो हमारे संतान उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर चला जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण सहलगनता। देखो लेट करके आ रहे हो तुम लोग, 7 बजे पढ़ाया जा रहा है, मालूम है ना, 7:20 पर आ रहे हो तुम लोग, 7:20 पर आए हो, देख लो घड़ी में, ठीक है। यही करो, क्या करना है। तो पूर्ण सहलगनता जाने कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं, गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जो जीन होते हैं वह जीन
अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी, अच्छा आप जानते होंगे ना, हम बार बार अर्धसूत्री विभाजन क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है। देखो, जब जनन होता है, सुनो ध्यान से, जब जनन होता है तो जब जनन के बाद लिंग का निर्धारण होता है तो स्त्री और जो पुरुष होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो तभी न गुणसूत्रवाद जो पुरुष में 46 होता है तो 23 आता है वहाँ से। देखो, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री का मतलब होता है आधा बनना, पूरा में से आधा बनना। 46 है तो 23 बनना, तो 46 गुणसूत्र होता है उसमें 23 बनता है। स्त्री में भी 46 होता है उसमें 23 बनता है, और दोनों 23 23 जब जाते हैं, बच्चा में जब जाते हैं तो 46 हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पूछे पूर्ण सहलगनता का मतलब, तो किसी भी गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी वह जीन अलग अलग नहीं होते हैं, सेम जैसे हैं वैसे ही संतान में चले जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण सहलगनता का। जैसे हम लोग हुए, जैसे हम मनुष्य में होता है पूर्ण के जैसा होता है, सेम टू सेम वैसे ही क्या होता है उसमें चला जाता है। अब होता है देखो अपूर्ण सहलगनता। अपूर्ण सहलगनता एकदम आराम आराम से समझना है, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा, टूट जाएगा। अपूर्ण सहलगनता जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट किताब आपके पास होगा ना तो अंग्रेजी में लिखते चलना, किताब आपके पास होगा तो अंग्रेजी में उसी पर लिख लेना, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। तो अगर इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है पूर्ण सहलगनता, तो देखिए ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र बीच में से टूट जाते हैं, हालांकि इसमें जीन तनी दूर दूर होता है अपूर्ण में। तो इसमें क्या होता है ना, बीच में से क्या होता है, टूट जाता है गुणसूत्र, और दोनों जीन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग हो करके तब किसी संतान में जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण सहलगनता। अपूर्ण का मतलब होता है अलग अलग हो करके। और जुट गया ना, इसलिए कि जब किसी गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और वह गुणसूत्र टूट जाता है और जीन अलग अलग होकर के जब संतान में जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। अलग अलग होकर जा करके बदल करके तब वो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपूर्ण सहलगनता। कभी आप इसको भूलिएगा मत। तो पूर्ण सहलगनता देख लिए, सहलगनता देख लिए, अपूर्ण सहलगनता। अब क्या आपके पास है, अब आपके पास है बहुप्रभाविता। क्या आपके पास है, बहुप्रभाविता। देखो आप पढ़े होंगे सहप्रभाविता कला पढ़े थे, याद है सहप्रभाविता किससे कहते हैं, बताएंगे आप लोग। हम्म हम्म हाँ ठीक है, चलिए ये सब लोग समझ गए होंगे सहलगनता। बताओ राजकुमार क्या होता है सहलगनता, बोलो। हम्म गुणसूत्र जाता है जो सेम जैसे होता है वैसे ही जाता है, तो उसी को सहलगनता कहते हैं। इसमें जीन उपस्थित होते हैं, जीन अपने स्थान को नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम जो जनक होते हैं उसी के अंदर से वो चले जाते हैं। मिटा दे सब भाई। पूर्ण सहलगनता बता सकते हैं सब लोग, बताओ। चलो बताओ। बायोलॉजी का एक नेक्स्ट हेडिंग है बहुप्रभाविता। तो बहुप्रभाविता के बारे में हम लोग जानते हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलो, बहुप्रभाविता। देखो, जब भी बात अगर आपसे कोई पूछे कि बहुप्रभाविता क्या होता है तो आप इसमें देखेंगे। देखो सिंपल सी बात है बाबू, कि जब एक जीन, क्या कहोगे, एक जीन एक से अधिक आनुवंशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है तो उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं बहुप्रभाविता। जब एक जीन एक से अधिक आनुवंशिक लक्षणों का, तुम वहीं पे खड़े रहो, बताओ अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। कुछ बोल दोगे, टाइम से नहीं आओगे तो कहाँ से सीख पाओगे ये सब, बोलो। स्टूडेंट हो ना, चलिए। तो क्या कहोगे कि जब कोई जीन, बहुप्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जब कोई जीन एक से अधिक लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है तो उसी को बहुप्रभाविता कहता है। जब देखो, बहुप्रभाविता का मतलब होता है बहुत अधिक लक्षण को प्रदर्शित करना। तो जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों को क्या करता है, एक साथ प्रदर्शित करता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे मक्का का नाम सुने होंगे आप,
मक्का कहिए चाहे जो भी माने फसल कहिए, उसमें एक ही कोई जीन होता है और वही जीन फल को भी बनाता है, फल को भी प्रदर्शित करता है और पुष्प को भी प्रदर्शित करता है। तो देखो एक से अधिक वहाँ पर गुणों का क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहु प्रभाविता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा गया कि जब एक जीन कोई है, एक कोई जीन है और वह जीन एक से अधिक लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक कोई जीन है एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहु प्रभाविता कहते हैं। जैसे देख रहे हैं जीन है, एक जीन है मक्का के पौधा में पाया जाता है, तो जो फल बनता है उसको भी प्रदर्शित करता है और जो पुष्प बनता है उसको भी प्रदर्शित करता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बहु प्रभाविता। क्या कहेंगे इसको, बहु प्रभाविता कहते हैं। बोलो सबको याद हुआ क्या। अब अगला हेडिंग आप देख रहे होंगे जिसका नाम है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति। देखो हम सभी लोग जानते होंगे एक चीज को कि एक जीन केवल एक ही लक्षण को प्रदर्शित करता है। याद करो सब लोग, एक जीन एक ही लक्षण को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब बहुत सारे जीन एक साथ मिल करके एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं। और वह लक्षण हमारे आने वाले जो संतान होते हैं, जो जनक से संतान बनते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है बहुजनी वंशागति। मैंने कहा गया कि जब एक से अधिक जो जीन होते हैं, जब एक से अधिक जीन जो होते हैं वह एक से अधिक लक्षणों को एक साथ माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजते हैं, तो उसी को कहते हैं बहुजनी वंशागति। वंशागति का मतलब क्या होता है, वंश में जाना। वंशागति का मतलब होता है वंश में जाना। तो एक से अधिक जीन होते हैं और जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वह जो संतान बनते हैं उसके अंदर भेजते हैं, तो उसको बहुजीनी वंशागति कहते हैं। सब लोग याद हो गया होगा, बहुजीनी क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। एक से अधिक लक्षणों को क्या करते हैं, एक साथ प्रदर्शित करते हैं। चलिए सबको याद हुआ सहलगनता, पूर्ण सहलगनता। अब आइए हम लोग चलते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको हम लोग, सेक्स डिटर्मिनेंट कहा जाता है। आइए खूब आराम आराम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पहले तनी हम बता दें आपको तनी गुणसूत्र के बारे में। आप जानते होंगे गुणसूत्र का खोज किसने किया था, बाल्डियर नामक वैज्ञानिक है। सब लोग याद करो, गुणसूत्र का खोज किसने किया था, बाल्डियर ने। गुणसूत्र कितने होते हैं पुरुष में, 46, स्त्री में भी कितने होते हैं, 46। अब देखो इसमें ध्यान से सब लोग, 45वां नंबर और जो 46वां नंबर गुणसूत्र होता है वह लिंग का निर्धारण करता है। याद करो 44 सेम होते हैं, यानी 23 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी आपका सेम होता है, लेकिन इसमें जो 45वां होता है 46 पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पुरुष में, क्योंकि वाई है ना, वाई आपके पुरुष में पाया जाता है। ये गुणसूत्र है, ये कहा है गुणसूत्र है। इसी तरीके से गुणसूत्र स्त्री में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तब 22 जोड़ा सेम होता है, हालांकि इसमें लास्ट 45 और 46 होता है। ये लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है, ये स्त्री में पाया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि अलिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं उसे अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते उसे क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र। देखो पुरुष में भी 22 जोड़ा पाया जाता है, माने 44, स्त्री में भी 22 जोड़ा पाया जाता है। अलिंग गुणसूत्र दोनों में सेम होता है, सब में आपका एक सेक्स होता है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होता। तो ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, देखो यहाँ पर अलिंग लिखा गया, ए सेक्स आप क्रोमोसोम से इसको कहते हैं, ठीक है। जो लिंग का निर्धारण क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। और स्त्री में भी, स्त्री में 22 दूना 44 और पुरुष में 22 दूना 44, हालांकि दोनों में सेम होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। एक आपका होता है लिंग गुणसूत्र, कौन गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है। पुरुष में एक्स वाई होता है, अलग होता है। और स्त्री में क्या होती है, एक्स एक्स। यानी दो गुणसूत्र जो कि 45 नंबर और 46 नंबर
जो पुरुष में पाए जाते हैं वह लिंग का निर्धारण करते हैं, और स्त्री में जो 45 नंबर और 46 नंबर गुणसूत्र पाए जाते हैं वह लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और एक बात आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि जो लिंग का निर्धारण करता है वह पुरुष ही करता है। जो लिंग का निर्धारण करता है वो कौन करता है, पुरुष करता है। यानी जो एक्स वाई गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है ना वही क्या होता है, लिंग का निर्धारण करता है। स्त्री में तो सेम होता है ना, एक्स एक्स सेम होता है आपका। चलिए आते हैं लिंग निर्धारण। आप मनुष्यों में पहले लिंग निर्धारण की बात हम लोग करते हैं, क्या कि जो मनुष्य होता है उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, आओ मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। चलिए मनुष्य में किसकी बात हो रही है, लिंग निर्धारण की बात हो रही है। और जब मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात होगी तो क्या होगा, इसमें यहाँ पर पुरुष होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी, स्त्री। तब पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है, और स्त्री में क्या होती है, एक्स एक्स होता है। और दोनों के बीच में जनन होगा। तो जनन जब होगा तो एक्स या संकरण होगा, एक्स जाके एक्स के साथ मिलेगा, फिर यही एक्स जा करके वो एक्स के साथ मिलेगा, फिर वो वाई जा करके एक्स के साथ मिलेगा, ठीक है, वाई जा करके एक्स के साथ मिलेगा, फिर वाई जा करके एक्स के साथ मिलेगा। तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, यहाँ पर बनेगा एक्स एक्स, यहाँ पर बनेगा एक्स वाई, यहाँ पर बनेगा एक्स वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स 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 वाई, और क्या बनेगा, एक्स वाई। बताओ इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, लड़की। ये क्या बनी है, लड़की। ये क्या बना, लड़का, एक्स वाई है ना, और ये भी क्या बना, लड़का। चाहे तो पुत्र पुत्री भी लिख सकते हैं। तो पूरा माने जो भी लिंग निर्धारण की बात करेंगे वह पुरुष पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पुरुष में जो गुणसूत्र होता है डिफरेंट होता है। अच्छा ये तो ऐसे लिखा गया ना, यहाँ स्त्री, ठीक है। देखो जहाँ भी एक्स वाई आएगा तो लड़का कहना, यहाँ भी एक्स वाई होगा तो लड़का, और जब स्त्री की बात होगी तो लड़की कहते हैं। लड़की में कोई दोष नहीं होता, अभी आप इस पाठ में पढ़ेंगे क्या लड़कियों को ये दोष देना उचित है, कहा कि वो केवल लड़की ही पैदा कर रही है, लड़का ही पैदा कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा डिपेंड करता है पुरुष के गुणसूत्र पर ही। अगर पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से मिल जाएगा तो हम सीधे कहेंगे कि हाँ लड़का, हमारे सब कुछ निर्धारण पुरुष के द्वारा ही होता है, ये बता सकते हैं आप इसमें। लेकिन स्त्रियों को क्या किया जाता है, दोष दिया जाता है, स्त्रियों को गुलाम बना करके रखा जाता है। इसलिए है स्त्रियों तुम लोग जागो और किसी का गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इतने माने पढ़ो, इतने ऐसे बनो कि आने वाला समय में पुरुष तुम्हारा गुलामी करे। अगर आप तुम चाह देंगे तो हो सकता है, बात समझ रहे हो, लेकिन नहीं चाहते हो। परिवार के लोग ऐसे ही आपको पिछड़ापन करके रखते हैं कि जाओ कहीं जाओगे तो गुलाम बन करके रहोगे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अब ये बात था। अब आज के 9वां हेडिंग है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, मिटा दे इसको, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन। आप पढ़े भी थे ना उत्परिवर्तन के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि जो डीएनए होता है, याद करो डीएनए क्या होता है, डीएनए, डीएनए के बारे में पढ़े हैं। और डीएनए में कौन से क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। चलो खड़े हो जाओ तुम, मन कैसे हुआ, स्टैंड अप। बताओ डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होता है, उसका नाम क्या क्या होता है, चारों का नाम बताओ। और बोलो, आगे बोलो। अरे क्या होता है, तो खड़ा होकर राजकुमार बैठ जाओ। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है बैठ जाओ। चलो तो म्यूटेशन उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है ना कि जैसे आपके पास क्या है, डीएनए है। डीएनए आप पढ़ के आ रहे हैं कि ये द्विराजुक होता है। ये क्या होता है, द्विराजुक होता है। इस तरीके से द्विराजुक होता है। ये 5 डैश से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, 3 डैश तक। ये 3 डैश से शुरू होता है, कहाँ जाता है, 5 डैश तक जाता है। इसके अंदर सब आपके नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होते हैं। इसके नीचे सब क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक। ये देख रहे हैं इसके साथ
सब नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से C और G जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से सब आपको बनाना चाहिए। तो क्या होता है ना, देखो कि DNA में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जब उसकी स्थिति बदल जाती है, उसमें से अदला बदली हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कहते हैं। सब लोग याद करो कि DNA में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारक हैं, देख रहे हो A के साथ T जुड़ा है, C के साथ G जुड़ा है, ये सब नाइट्रोजन क्षारक है। तो जो आपके DNA के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक है, जब उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। इसको क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, देखो उत्परिवर्तन से जो मनुष्य का फिनोटाइप, फिनोटाइप किसे कहते हैं, जो देख देख करके बताते हैं उसके लक्षण, जिसको आप दृश्य प्रारूप भी कहते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। देख रहे हैं ना, जो नाइट्रोजन क्षारक आप देख रहे हैं, जब इसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। दात्र कोशिका रक्तता के नाम सुने होंगे। दात्र कोशिका रक्तता खून संबंधी, ब्लड संबंधी बीमारी है, अभी आगे आप इसको पढ़ेंगे। एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक बदल जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि इसमें से एक जो नाइट्रोजन क्षारक होता है उसकी स्थिति बदल जाती है, केवल एक, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाता है, तो उससे जो उत्परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। केवल एक नाइट्रोजन क्षारक की जब अदला बदली हो जाती है, तो इससे भी फिनोटाइप और जो जीनोटाइप होता है उसका मान क्या होता है, बदल जाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान बदल जाता है। तो बायोलॉजी के ये आपके पास आज का दृश्य रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरे आप इसको तैयारी कर लीजिएगा, सारे प्रश्नों को आप लिख कर लेकर के आइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आप इसको बता सकते हैं। अच्छा से पढ़ेंगे, जैसे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ वैसे आप भी सब बोल सकते हैं, सब बातें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अंग्रेजी के पास हम लोग चलते हैं।